A very warm welcome once again. This is शिशिर मित्तल और हम बात कर रहे हैं IDJE एडवांस 2025 के केमिस्ट्री पेपर के वीडियो सॉल्यूशंस की। हमेशा की तरह IDJE का पेपर बहुत बैलेंस्ड बेंचमार्क था। कुछ इजी क्वेश्चंस थे, कुछ मॉडरेट, कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस थे। कैसे क्या क्या किया है जेई ने, बहुत ही इंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है और IDJE के पेपर्स का डिस्कशन अपने आप में इट इज अ मास्टर क्लास, नो डाउट, है ना। तो अगर आप IDJE की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो हमेशा ये एक स्टैंडर्ड सॉलिड रेफरेंस के रूप में काम में आते हैं। तो आइए हम प्रेजेंट कर रहे हैं 2025 के जेईई एडवांस के पेपर्स के सॉल्यूशन। वीडियो सॉल्यूशन है, डिस्कशन है। कोशिश यही करी है कि जो भी स्टूडेंट्स इनको देख रहे हैं, अगर वो सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं, उनके फाइन पॉइंट्स को समझना चाहते हैं, तो सिर्फ सॉल्यूशन ही ना मिले, उनकी थोड़ी सी समझ भी डेवलप हो, सोचने समझने की जो अप्रोच है एग्जाम के लिए वो भी डेवलप हो, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। देयर वी आर, IDJE 2025 Advanced Chemistry. Let's take a look at the first question. It says, heating of NH4NO2 at 60 to 70 degrees Celsius and NH4NO3 at 200 to 250 degrees Celsius is associated with the formation of nitrogen containing compounds X and Y respectively. X and Y respectively are A, nitrogen and N2O nitrous oxide, B, ammonia and NO2, C, NO and N2O, and D, nitrogen and ammonia. Now, this is a question from what we teach as IRP, inorganic reaction prediction, और जिसको अक्सर लोग P block या नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ाते हैं। NH4NO2 और NH4NO3 अगर डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनाएंगे इन टेम्परेचर्स पर। Now, this is not a very difficult question. NH4NO2, इसमें अगर आप ध्यान दें तो एक है NH4 प्लस और एक है NO2 माइनस, कैटायन और एनायन। अमोनियम आयंस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -3, NO2 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। और जब आप इसे हीट करेंगे, नाइट्रोजन एक ही कंपाउंड में दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एक बहुत सस्ता लॉ ऑफ एवरेजेस बताया है हमने। सस्ता क्यों, ऑफिशियल नहीं है, खाली याद रखने का जुगाड़ है, पर बहुत बुरा नहीं है। और वो ये कि -3 और +3 जरा एवरेज लेके देखिए कितना होता है, 0। तो प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर भी नाइट्रोजन का कितना होगा, 0। कितना हो जाएगा, N2 + 2H2। अरे वाह, हाँ जी। और यही चीज अगर आप NH4NO3 में देखेंगे तो अमोनियम नाइट्रेट में अगर आप ध्यान दें तो नाइट्रोजन -3 में और नाइट्रेट में नाइट्रोजन +5 में होती है। -3 और +5 का एवरेज कितना होता है, +1। नाइट्रोजन चली जाएगी उसमें जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यही है एवरेज कितना, +1। सच तो ये कि जब आप उसे हीट करते हैं बनती है बड़ी प्यारी लाफिंग गैस N2O और ऑफ कोर्स वाटर वेपर बन जाती है। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। अरे वाह, सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 1 की टफनेस इंडेक्स एनालिसिस देखते हैं, आइए हमारी। तो इसमें कैसा क्वेश्चन था, एससीक्यू था जिसको हम वैसे ही आसान मानते हैं, ठीक है। डायरेक्ट थ्योरी या फॉर्मूला था, कोई ट्विस्ट थी, सीधी थ्योरी थी। इसमें क्या करना है, सीधा शुद्ध रेक्टिफिकेशन, है ना। फिर बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन द सेम चैप्टर पर कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, डायरेक्ट हीट एक्शन ऑफ हीट था, नॉट अ बिग डील, है ना। लेंथ ऑफ स्टेटमेंट बिल्कुल शॉर्ट थी, कोई ज्यादा खास कुछ भी नहीं था। मिसलीडिंग ऑप्शंस थे, हम मिसलीडिंग तो थे। N2O could also decompose to give you nitrogen, तो सब तो मिसलीडिंग तो थोड़ा बहुत था, आप कह सकते हैं, आराम से आदमी व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। तो टफनेस इंडेक्स पर we will give it 1 on 10, which means that the question was very easy. और क्लास में अगर आपने ध्यान से हमारी पढ़ाई और देखा हुआ है फिर तो सुपर इजी था, क्योंकि बार बार हमने पॉइंट आउट भी किया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है, कर लीजिएगा। The correct order of wavelength maxima of absorption band in ultraviolet visible region for the given complexes is, and you have been given lots and lots of complexes here. How is it done? See, जो concept है वो ये है, और अच्छा concept है, कि जब लाइट पड़ती है किसी कॉम्प्लेक्स पर या किसी भी पदार्थ पर, लाइट का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है। जो हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो है जो विजिबल होता है। जो एब्जॉर्ब हो गया वो नहीं, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो विजिबल होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि एब्जॉर्प्शन होता क्यों है।
एब्जॉर्प्शन होता है जब डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स एक लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल पर एक्साइट होते हैं। अब यहाँ सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की चर्चा है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आती है। अब ये जो एक्साइटेशन होता है ये होता है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बाद आपके पास Eg और T2g ऑर्बिटल्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ हैं तो यहाँ से यहाँ एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और गिरते हैं, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो है डेल्टा ओ, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर। जैसे जैसे डेल्टा ओ बढ़ेगा वैसे वैसे वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हो रही है वो बढ़ जाएगी। जैसे जैसे ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर डेल्टा ओ बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। एनर्जी गैप बढ़ जाएगा तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है वो बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ेगी इसका मतलब वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो डेल्टा ओ ज्यादा, मोर डेल्टा ओ का मतलब है लेस लैम्डा एब्जॉर्ब्ड, सीधी सी बात है। और यहां एब्जॉर्प्शन बैंड की बात हो रही है। तो और मैक्सिमा ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, वेवलेंथ मैक्सिमा का मतलब कि वेवलेंथ ज्यादा हो। वेवलेंथ ज्यादा हो, आइए देखते हैं किसकी ज्यादा होगी। वो जिसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कम है। जिसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कम है मतलब जिसका डेल्टा ओ कम है। तो डेल्टा ओ कम होने के ऑर्डर में हमें इन्हें लगाना है, राइट। तो आइए कोशिश करते हैं, देखते हैं किसकी डेल्टा ओ सबसे कम है। अब यहां पर देखो डेल्टा ओ दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वैसे तो कहीं भी करता है, यहां पर दो काम में आ रहे हैं। एक तो यहां पर कोबाल्ट कैसा है +3, यहां है +3, यहां है +3 और यहां है। तो आप देखिए एक तो डेल्टा वैसे चार्ज पर डिपेंड करता था, पर चार्ज तो सब में कितना है +3 ही है। फिर लिगेंड्स की फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता था। 6 साइनाइड मतलब डेल्टा ओ बहुत ज्यादा होगा, तो वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब होगी वो कम होगी। फिर साइनाइड से वीक फील्ड है अमोनिया, 6 अमोनिया से कम होगी 5 अमोनिया और लल्लू पानी, क्योंकि पानी और कम है। और 5 ही अमोनिया है लेकिन एक क्लोराइड है, तो क्लोराइड की तो और वीक फील्ड है पानी से भी। तो आप ये देखेंगे कि वैसे फर्स्ट और सेकंड में बड़ा अंतर है, 6 साइनाइड और 6 अमोनिया में सिग्निफिकेंट अंतर है। 6 अमोनिया और 5 अमोनिया में इतना अंतर नहीं है, पर फिर भी थोड़ा तो है ही, और बोल ही दिया है तो वही करेंगे अपन। हाँ, तो आप ऐसे देखें तो यहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर कम होता जाएगा। अगर आपके पास ये 1 है साइनाइड वाली, 6 अमोनिया वाली 2 है, 5 अमोनिया एक पानी वाली को 3 कहेंगे और एक क्लोराइड वाली को 4 कहेंगे, तो डेल्टा ओ का ऑर्डर होगा 1 2 3 4। अच्छा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड का ऑर्डर होगा 1 2 3 4। तो लैम्डा एब्जॉर्ब का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा 1 2 3 4। क्यों? जितनी कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उतनी ही ज्यादा लैम्डा होगी। E is hc by लैम्डा, मत भूलिएगा। इसके चलते इसका सही आंसर आ जाएगा ए। इसका आंसर आ जाएगा ए। अच्छा क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों? वो बार बार कच्चा पापड़ पक्का पापड़ आ रहा है, तो उसमें कंफ्यूजन होना बहुत इजी है। इसी की उल्टी ऑप्शन भी दे रखी है, तो अगर थोड़ा सा भी इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ हो जाए, सिर्फ एनर्जी के ऑर्डर में लगा दें आप, लैम्डा का न देखें, तो बहुत मजे से गलत ऑप्शन चुनना भी संभव है। अच्छा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट और यही थीम हमारे क्लास इलस्ट्रेशन में भी है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये क्लास जे के पहले पढ़ाई हुई है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की देखते हैं। टफनेस एनालिसिस क्या थी, कैसा क्वेश्चन था, एससीक्यू था, जिसको हम 0 टफनेस में मानते हैं या थोड़ा कम मानते हैं। क्या डायरेक्ट थ्योरी फॉर्मूला पे बेस्ड था? नहीं। अच्छा दिमाग लगवाया तो बिल्कुल टफ, थोड़ा सा इस पे 2 नंबर देंगे। मल्टीपल चैप्टर्स की जरूरत पड़ी? नॉट रियली। हाँ ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से E बराबर hc बाय लैम्डा तो ऑफ कोर्स चाहिए था, और कॉन्सेप्ट्स तो चाहिए थे, नो डाउट, है ना। तो बहुत भीषण ना सही तो फिर भी 1 तो देंगे यहाँ पे। फिर बहुत लंबा चौड़ा था क्या? थोड़ा
बहुत सारे कॉम्प्लेक्स थे, देखने में डरावना था, तो ग्लैमरस तो था, कैलकुलेशन भी सोचनी तो पड़ी, तो ये तो नहीं कहेंगे नहीं सोचनी पड़ी, ठीक है। और मिसलीडिंग ऑप्शंस थे, बहुत मजे से मिसलीडिंग थे। तो 2 2 4 2 6 1 7 7 और 10 एक मॉडरेटली डिफिकल्ट या मॉडरेट से थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्टी लेवल मानेंगे जिसका इस क्वेश्चन का। One of the products formed from the reaction of permanganate ion with iodide ion in neutral aqueous medium is। अब आप देखिए I माइनस, वैसे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को कि भाई क्या बनेगा क्या नहीं, तो वैसे तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन प्रेडिक्शन हमने पढ़ाया था वहां से है, और जो नहीं भी पढ़ाते उन्होंने पी ब्लॉक में इसको हैलोजेंस में कहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो। और वैसे पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा कि आयोडीन +3 और +7 में तो बहुत रेयर है, जाना नहीं जाती है, तो ले दे के बच गया 0 या +5, ठीक है। मान लीजिए आप, वैसे तो ठीक है आप डायरेक्ट रटा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपको सुनना ही नहीं है, पर अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन एग्जाम में आता है कि आयोडीन बनाए या IO3-, तो आप देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, I- से आयोडीन बन गई, ठीक है। आयोडीन बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट कर जाती है, और अगर बेस होता है, अगर बेस होता है तो आयोडीन बनाती है I- और IO3-। तो I- से अगर आयोडीन बन गया और अगर बेस आ गया तो वो वापस कुछ तो I- लौट आएगा और कुछ IO3- बन जाएगा। मुद्दे की बात है नेट I- का ऑक्सीडेशन बन के IO3- ही मिलेगा, आयोडीन अब जिंदा नहीं बचेगी। अब आप देखिए न्यूट्रल एक्वस मीडियम से आपने शुरू किया था, और यदि आपके पास परमैंगनेट आयंस हैं, न्यूट्रल मीडियम में जब रिडक्शन होता है तो परमैंगनेट से बनता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। हाँ, एक बार थोड़ा बैलेंस करके देख लीजिए। और ये सब क्या कर रहे हैं, तो रट रखा है, आपने रट रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इफ यू हैव मग्ड अप एवरीथिंग देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट, आप आगे बढ़िए। लेकिन मैं तो कह रहा हूं अगर एग्जाम में कंफ्यूजन आ जाए कि बॉस मैं I2 या IO3- में से क्या मार्क करूं, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है तो फिर भगवान ही मालिक है मेरा, पर मुझे थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि COD तो शुद्ध बर्बाद है, ये तो है ही नहीं, सेंसिबल ऑप्शन ही नहीं है, खाली इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था। तो आप इसमें देखते जरा बैलेंस करके देख लीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स OH-, और ऑक्सीजन कितनी है यहाँ 4 और यहाँ 5, तो एक पानी और जोड़ दें, क्या कितने पानी आएंगे, लेट्स सी, खाली बैलेंस कर रहे हैं हम इसे। हाँ, 3 4 4 आएंगे, -3 और -4 है 4, 2H2। चेक करिए बैलेंस हो गया, 4 2 6 ऑक्सीजन, 4 2 6 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड है, बढ़िया। तो परमैंगनेट आयन न्यूट्रल मीडियम, पानी के साथ रिडक्शन हो रहा है, मैंगनीज डाइऑक्साइड बनाएंगे, तो बाबू जिससे आपने शुरुआत करी थी वो न्यूट्रल भले ही था, पर वेरी रैपिडली द सॉल्यूशन विल टर्न अल्कलाइन। तो हो सकता है न्यूट्रल मीडियम में आपको भ्रम हो कि I- आयोडीन बन सकती है, मना नहीं है, लेकिन ये सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा नहीं, बहुत शीघ्र ही बेसिक हो जाएगा। बेसिक मीडियम में आयोडीन जिंदा नहीं बचती, वो टूट जाती है वापस I- IO3- में। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, I- गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू IO3-। समझा कर बताना था, थोड़ी अगर बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद थी उसके आधार पर आप कंक्लूड करना चाहते थे, ऐसे कर सकते हैं। हम तो रट रखा है, आप देवता हैं फिर आपको मेरी जरूरत ही नहीं है, दैट्स इट। तो IO3- या दिस इज द करेक्ट आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की टफनेस इंडेक्स की एनालिसिस देखते हैं हमारी। कैसा क्वेश्चन था, SCQ था, जिसको हम आसान मानते हैं। फिर के डायरेक्ट थ्योरी या फॉर्मूला थे, हल्की सी ट्विस्ट थी। अगर एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन पूछा होता तो बड़ा प्लेन था, आयोडीन बनती। न्यूट्रल मीडियम हल्का सा पीड़ा दे सकता है लोगों को, बहुत टफ तो नहीं है लेकिन फिर भी वन तो देना चाहिए। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड था, नॉट रियली डायरेक्ट, सही था वैसे तो, सेम चैप्टर का ही आइडिया थे जो थे। फिर लेंथ कैसी थी, बहुत ही शॉर्ट था, कोई बहुत ज्यादा दम नहीं था। और मिसलीडिंग ऑप्शंस थे, जी हाँ मिसलीडिंग ऑप्शंस थे, बहुत मजे से कंफ्यूज होकर नेगेटिव कमाए जा सकते थे। ओवरऑल 4 आउट ऑफ 10 टफनेस इंडेक्स पर। क्वेश्चन कैसा था, लगभग इजी ही था, इजी में हल्का सा कंफ्यूजन का तड़का, लेकिन बहुत टफ नहीं था। ऑर्गेनिक का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है GOC से। It says consider the depicted hydrogens and the hydrocarbons given below. The most acidic hydrogen is, और 4 मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं। कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन निकालना चाहते हैं तो एक बार H+ निकाल के देखिए, कॉन्जुगेट बेस बनेगा।
जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे स्टेबल या लीस्ट बेसिक होगा उसी के कॉन्जुगेट एसिड वाली हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक कही जाएगी। आइए देखते हैं क्या करना है। देखिए मान लीजिए ये H+ निकाल दिया आपने, तो क्या बनेगा, मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, आपको मिल जाएगा। जस्ट अ मोमेंट। यहां पर ऐसे माइनस आ गया, ठीक है। अब इसे यहां जंप करा दें, ये यहां जा सकता है, ये यहां जा सकता है, कुछ भी व्हाटएवर आप कुछ भी करेंगे ऐसा, तो क्या मिल जाएगा आपको, ये इधर आ गया, ये इधर ऐसे कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। चाहे तो मतलब इधर उधर यहां पे भी घुमाने की कोशिश कर सकते थे, नहीं इधर नहीं तो जाएगा तो उधर ही। तो कार्बोनाइल डीलोकलाइज्ड है, हाँ क्या ये अच्छी बात है? डीलोकलाइज न होने से हो जाना ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है, कुछ तो स्टेबिलिटी है ही सही। अब आइए दूसरे को देखते हैं। मान लीजिए ये भाई साहब निकल गए, तो क्या आएगा मेरे पास ये आएगा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, क्या बात है। जैसे ही ये इधर आया, वाह, हरिओम तत्सत। आप देखिए ये जो कार्बोनाइन है, इसको शायद आप नहीं भूले होंगे, ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन है, एरोमेटिक एनायन है। ये यहां पर टिक 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 गोल गोल घूमेगा और गोल गोल घूम घूम के जो है ये आप पाएंगे एरोमेटिक हो जाएगा। पता नहीं क्या कर दिया, इसके डिटेल्स अभी आगे क्लासरूम के क्लिपिंग डालूंगा, उसमें मिल जाएंगे आपको, है ना। तो ये इस तरह से एरोमेटिक हो जाएगा। तो बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत स्टेबल है, मस्त। माइनस चार्ज हटते ही, सॉरी ये H+ हटते ही जो माइनस चार्ज आएगा उससे एरोमेटिसिटी आ गई जो पहले नहीं थी। क्या ये शानदार है? ये अद्भुत है। तो बहुत बढ़िया है, शानदार है। ऑफ कोर्स इस H+ को निकालेंगे। अब वैसे तो लगता है हमें आंसर बी आ चुका है, क्यों? एरोमेटिसिटी से खूबसूरत कुछ नहीं होता। अगर वो आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी एक बार एक करके देख लो। अब ये यहाँ पूरा डीलोकलाइज हो सकता है, बढ़िया है सी, लेकिन किसी भी कदम पर ये एरोमेटिक नहीं हो रहा है। खूबसूरत है, इतना नहीं है, ठीक है। डी देख लेते हैं, H+ निकालिए। यहां तो sp3 आ गया, हाँ जी। ये तो 7 जन्म में एरोमेटिक ना हो ना। तो डीलोकलाइजेशन कौन सी बहुत बड़ी बात है, कौन सा बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार लिया, करिए। ये तो यहां भी हो रहा था, यहां भी हो रहा था, अच्छी बात है। तो ए और सी और डी ठीक है, बुरे नहीं है, बढ़िया डीलोकलाइजेशन है। पर बी का तो जवाब ही नहीं, एरोमेटिक हो गया बाबू, है ना। तो बी से बेहतरीन और कुछ नहीं। बी इज द आंसर, यस बी इज द आंसर। इससे ठीक मिलता जुलता एक क्वेश्चन हमारी वर्कबुक एक्सरसाइज में था, क्लासरूम इलस्ट्रेशंस में। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की एनालिसिस। किस तरह का क्वेश्चन था? बड़ा अच्छा था, नहीं अच्छा तो था, एससीक्यू था। एससीक्यू की ज्यादा इज्जत नहीं होती, तो टफनेस इंडेक्स पे हम इसको 0 कहेंगे। बेस्ड ऑन डायरेक्ट थ्योरी ऑफ फॉर्मूला नहीं, इसमें दिमाग लगेगा, और थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक दिमाग लगेगा, तो ठीक है 2 नंबर। क्या एक ही चैप्टर में से मल्टीपल कॉन्सेप्ट थे? हाँ, चैप्टर तो जीओसी ही था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पर कई कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे, तो हम कह सकते हैं दिमाग तो लगाया, ठीक है। लेंथ ऑफ स्टेटमेंट सॉल्यूशन कैलकुलेशन मॉडरेट थी, 4 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़े, तो इतना शॉर्ट भी नहीं था पर बहुत लंबा काम नहीं था, ठीक है। और मिसलीडिंग ऑप्शंस थे, नहीं आता तो मिसलीडिंग ही थे, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर आप टफनेस इंडेक्स देखेंगे तो दैट वुड बी 6 आउट ऑफ 10। 6 आउट ऑफ 10 का मतलब हुआ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन लगता है। Regarding the molecular orbital energy levels for homonuclear diatomic molecules, the incorrect statements are: bond order of Ne2 is 0. The highest occupied MO of fluorine is sigma type. C option, bond energy of O2 plus is smaller than bond energy of O2. And D, bond length of Li2 is larger than bond length of P2. पहली बात तो जिन क्वेश्चंस में
इनकरेक्ट चुनना होता है, उनको बहुत सावधानी से करना चाहिए। क्यों? इसमें गलती होने के चांस बहुत रहते हैं, सिल मिस्टेक होने के। तो पहले तो चारों स्टेटमेंट्स को अलग अलग एनालाइज करके ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। बिल्कुल क्लासिक क्लासरूम इलस्ट्रेशन है। नियॉन, डाई नियॉन की बॉन्ड एनर्जी 0 है। हाँ, ये सच है। क्यों? क्योंकि वो होती ही नहीं है। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इज सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s2 स्टेप से अगर आप जोड़ेंगे सबके, तो ओवरऑल नोबल गैसेस तो वैसे भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एमओ ऑफ फ्लोरीन इज सिग्मा टाइप। एक बार देख लीजिए फ्लोरीन कैसी होती है। F2 इज He2, फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2px पाई 2py पाई 2pz पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz, and then we have sigma star 2px0. So this is the kind of stuff we have. सिग्मा और सिग्मा स्टार एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 2 + 2 + 2 6 -4 बॉन्ड ऑर्डर अगर देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, किया जाता है 1। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सी है? सिग्मा टाइप नहीं है, पाई स्टार है, या एटलीस्ट पाई टाइप है ना। तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है बी। ठीक है। सी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2। अच्छा, अब O2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आप देखिए बड़ी मिलती जुलती सी है, कुछ इस किस्म की है। यहां पर पाई स्टार, यहां ये 1 हो जाएगा, पाई स्टार py1 pz1 ऐसे। ये है O2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 कितना आएगा? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, ध्यान दीजिए। तो यहां पर He2 में तो 0 हो गया, सिग्मा सिग्मा स्टार कट गए। यहां पे 2 + 2 + 2 6 -1 + 1 2 अपॉन 2 विच इज 2। और O2 प्लस में जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से निकल जाएगा पाई स्टार में से, तो हो जाएगा 6 - 1 अपॉन 2 यानी कि 2.5। अच्छा, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर। नहीं, O2 प्लस में तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई, और यहां बोलिए स्मॉलर है, झूठ बोला है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और लास्ट, बॉन्ड लेंथ ऑफ Li2 इज लार्जर देन B2। Li2 का ऐसे ही आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1, और B2 का निकालेंगे वो भी आ जाएगा 1। अरे दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। हाँ जी, तो और कोई कॉन्सेप्ट है? हाँ, एटॉमिक साइज देख लीजिए, लिथियम का एटॉमिक साइज लार्ज है, तो ऑब्वियसली बड़ा आकार है, तो एटम दूर दूर रहेंगे, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ Li2 इज लार्जर देन B2। ठीक है, वो तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो एटॉमिक साइज से देख लीजिए, बिल्कुल। तो ये तो ट्रू है। तो ए और डी ट्रू हैं, बी और सी फॉल्स, और झूठ का है बोलबाला। इनकरेक्ट चुनना है, तो आंसर्स वुड बी बी एंड सी। आंसर्स वुड बी बी एंड सी, एंड दिस इज अ क्वेश्चन स्ट्रेट फ्रॉम क्लासरूम। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को एनालाइज करते हैं। कैसा क्वेश्चन था? मोर देन वन करेक्ट था, तो वैसे ही खूनी माना जाता है। डायरेक्ट थ्योरी थी या कुछ छोटी सी ट्विस्ट थी? बहुत बड़ी नहीं, पर कुछ तो सोचना ही था, ऑफ कोर्स। हाँ, ट्विस्ट थी, बिल्कुल। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स थे, हाँ, एक ही चैप्टर में थे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स तो ठीक ठाक थे, मान सकते हैं। ठीक है। फिर लेंथ ऑफ स्टेटमेंट्स, शॉर्ट, मॉडरेट, वेरी लॉन्ग। शॉर्ट मॉडरेट था ना, बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, कुछ तो सोचना ही था। ठीक है। ऑप्शंस मिसलीडिंग टू रॉन्ग आंसर्स, हाँ, मतलब कोई मिसलीड होना चाहे तो मिसलीड तो तुरंत ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे लास्ट वाला था, इसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम था, उसमें अगर आप एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से देखेंगे कि भाई बोरॉन में एंटी बॉन्डिंग या कुछ भी इस तरह से पाई वाई देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना। तो वहाँ एटॉमिक साइज से देखना चाहिए था आपको। क्यों? बड़ा एटम, बड़ा बॉन्ड, सिंपल सा है, लेकिन फिर भी एक डिसीजन लेना था, तो यस, इसमें दिमाग तो लगता। तो 7/10 टफनेस इंडेक्स पे कैसा था? मॉडरेट से थोड़ा सा प्लस वाला था क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप देखें टफनेस इंडेक्स में। और खैर मोर देन वन करेक्ट एक लिमिट से सरल तो कभी होते भी नहीं है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इट सेज the pairs of diamagnetic ions is R. Now this is a question straight from, maybe you can call it atomic structure, electronic configurations, you could call it periodic table, F block or D and F block elements, whichever chapter you want to dump this in you can, but there you have. अब डायमैग्नेटिक आयंस कौन से होते हैं? डायमैग्नेटिक आयंस वो होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो सबसे पहले तो लैंथेनम, सीरियम, यट्रीबियम और ल्यूटिशियम की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी चाहिए, जैसे ये है। अब लैंथेनम 3+ चाहिए अगर, तो लैंथेनम 3+ कैसा होगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे, ज़ेनॉन। वाओ, क्या ये डायमैग्नेटिक है? हाँ है। अरे वाह। और सीरियम अगर 4+ करना चाहें तो 1 2 3 4, सीरियम 4+ कैसा आ जाएगा? वो भी ज़ेनॉन की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। सब कुछ पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक है। हाँ। लैंथेनम 2+ कैसा होगा? वेल, लैंथेनम 2+ में ऐसा हो जाएगा। लैंथेनम 2+ वुड बी ज़ेनॉन और 6s2 उड़ जाएगा तो 5d1। क्या ये पैरामैग्नेटिक है? जी हाँ, ये डायमैग्नेटिक नहीं है। सीरियम 3+ कैसा होगा? 3 उड़ जाएंगे। सीरियम 3+ विल बी ज़ेनॉन 4f1। अच्छा, तो ये तो दोनों पैरामैग्नेटिक हैं। हाँ, तो ये आंसर नहीं होंगे। ये ट्रिबियम 2+ कैसा होगा? ये ट्रिबियम ऐसा है, +2 कैसा होगा? ये ट्रिबियम 2+ को अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा ज़ेनॉन 4f14 और ये ट्रिबियम 3+ कैसा हो जाएगा? ज़ेनॉन इंटू 4f13। ले, अनपढ़ इलेक्ट्रॉन आ गए। इसमें पाप आ गया, इसमें पुण्य है। ल्यूटिशियम +3, ये सब उड़ा दीजिए। Lu3+ कैसा है? ज़ेनॉन एंड 4f14। डायमैग्नेटिक है, जी हाँ। और +2 कैसा होगा? ल्यूटिशियम 2+ विल बी, इसको उड़ा दीजिए, बस इतना ये आ जाएगा। ये है ल्यूटिशियम 2+। 5d1 पैरामैग्नेटिक है, जी हाँ, तो डायमैग्नेटिक नहीं है। तो करेक्ट आंसर्स हियर आर A एंड B। A एंड B। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को एनालाइज कर लेते हैं। मोर देन वन करेक्ट था, हाँ जी। तो एक बेसिक कंफ्यूजन तो वहां होता ही है, ठीक है, कि डायरेक्ट थ्योरी या फॉर्मूला पे बेस्ड था, हल्की सी ट्विस्ट थी, लगभग डायरेक्ट ही था, लेकिन हाँ फिर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखनी थी, आयंस की भी लिखनी थी, एटम्स की भी, तो थोड़ी सी ट्विस्ट थी, कोई बहुत टफ काम नहीं था। एक ही चैप्टर पर बेस्ड था, काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो यस, इन दैट सेंस कोई बहुत ज्यादा भयानक कुछ नहीं है। लेंथ ऑफ स्टेटमेंट बहुत लंबी थी, कुछ काम तो करना ही था, ऐसा मतलब लल्लू भी नहीं था, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो काम कराया ही था। और ऑप्शंस मिसलीडिंग टू रॉन्ग आंसर्स थी या नहीं, मोर देन वन करेक्ट में बहुत सीधा हिसाब तो कभी नहीं होता, तो बीच का मामला मान लेते हैं। तो टफनेस इंडेक्स जो हमारा है उस पर 5/10 तो हमको देंगे, तो मॉडरेट था, थोड़ा सा मॉडरेट में इजी साइड पे ही था, बहुत टफ तो नहीं था, ऐसा है। Now this is a lovely question from organic chemistry. It says, for the reaction sequence given below, the correct statements is R. You have cyclohexene, you add HBr, it gives you P. Then you have Finkelstein and Schwarz reaction, and कुछ आगे किया गया है। क्या करेंगे? HBr का एडिशन होगा H+ और Br- और P के नाम पर क्या बनेगा? P बन जाएगा इस तरह से। एक बार रिएक्शन देख लीजिए। अगर आपके पास है साइक्लोहेक्सीन, आप उसमें HBr डालेंगे, तो सबसे पहले तो H अगर ऐड होगी तो यहां प्लस बनेगा, और फिर Br- आएगा तो यहां बन जाएगा ये है आपका कंपाउंड P। HBr का डायरेक्ट एडिशन, सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अगर आपको मैकेनिज्म पता है तो अच्छा है, और नहीं पता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां आपको ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन मिल गई। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है? फिंकलस्टीन होता है NaI इन एसीटोन। एसीटोन ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें NaBr और NaCl इनसॉल्युबल है, NaI फिर भी कुछ हद तक सॉल्युबल है, तो इसे घोलिए, SN2 अटैक होगा, ब्रोमाइड बाहर निकलेगा, आपको मिल जाएगा साइक्लोहेक्साइल आयोडाइड, और NaBr प्रेसिपिटेट होकर हट जाएगा। तो ये महाराज है Q, आखिर Q। और स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट महाराज क्या बोल गए हैं? वो बोल गए हैं कि AgF डाल दीजिए या Ag2F2 डाल दीजिए, इससे क्या होगा?
AgBr प्रेसिपिटेट हो जाता है और आपको यहां फ्लोरो डेरिवेटिव मिल जाता है, ये है R। अच्छी बात है। तो R में आपके पास CF बॉन्ड बना है किसमें? R में। CI बॉन्ड बना है Q में और Br बॉन्ड बना है P में। बाकी तो जो है सो है ही सही। In these options X is any atom other than carbon and hydrogen. Halogens है शायद, है ना? And it is different in PQ and R, और PQR में सारे अलग हैं, ऐसा दे रखा है साफ साफ, ठीक है। CX bond length in PQR follows the order this। अच्छी बात है। तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड कौन सा है? वेल शॉर्टेस्ट बॉन्ड तो R का है। तो बॉन्ड लेंथ जो है, लेंथ में R सबसे छोटा है, उससे लंबा है P, उससे लंबा है Q। क्यों? फ्लोरीन से बड़ी ब्रोमीन से बड़ी आयोडीन। तो R P Q, तो Q सबसे बड़ा, हाँ ठीक है, उससे छोटा R नहीं, उससे छोटा P और सबसे छोटा R है। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? ना, ये सही नहीं है। पर CX बॉन्ड एंथैल्पी फॉलोज द ऑर्डर दिस। बॉन्ड एंथैल्पी, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसकी है? आप देखेंगे सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी है आपके पास QRP में। ये जो Q है, Q आयोडीन वाला सबसे कम है, हाँ जी। उसके बाद ब्रोमीन वाला P, हाँ जी। और सबसे तगड़ा बॉन्ड है फ्लोरीन का, हाँ जी। तो ये सही है, बिल्कुल जी, ये सही है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन इन PQR फॉलोज द ऑर्डर। सबसे मजे से SN2 अटैक कौन कराएगा? बाकी सब कुछ सेम है, लीविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट लगेगा। जिसका सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप होगा, जो मजे से लीव कर जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी। लीविंग ग्रुप सबसे सही कौन सा है? द बेस्ट लीविंग ग्रुप इज I माइनस। I माइनस है Q में, तो Q की रिएक्टिविटी होगी सबसे ज्यादा। अरे यहां तो सबसे कम दे रखी है, तो ये तो गलत बात बोल दी, ठीक है। एंड pKa वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ लिविंग ग्रुप्स इन PQR। लिविंग ग्रुप्स PQR में कौन से होंगे? PQR में लिविंग ग्रुप्स होंगे, वेल P में होगा Br माइनस, Q में होगा I माइनस और F में होगा F माइनस। इनके कॉन्जुगेट एसिड्स हैं HBr, HI और HF। HBr, HI और HF में अगर आप देखिए, HBr, HI और HF में आप देखिए तो सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे अच्छा एसिड है HI, यानी कि Q। तो Q सबसे अच्छा है, Q सबसे अच्छा, उसके बाद P और सबसे लल्लू है R, QPR। यहां QPR ये तो सही नहीं दे रखा, ये भी गलत बात है। तो एक ही सही ऑप्शन है, बॉम्बे B। मोर देन वन करेक्ट था, लेकिन एक ही सिंगल है। B इज द आंसर, यस, B इज द आंसर। और आइए फटाफट एक बार क्वेश्चन की एनालिसिस करके देखते हैं कैसा है। इस एनालिसिस में आप देखिए क्या है आपके पास? आपके पास है टाइप ऑफ क्वेश्चन SCQ, MCQ, न्यूमेरिकल, MTC। कैसा है? वेल मोर देन वन करेक्ट था ऑफ कोर्स। क्या डायरेक्ट थ्योरी थी? नहीं, थोड़ी बहुत ट्विस्टिंग तो थी, बहुत एक्सट्रीम वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा पेन तो मारा ही गया है, काफी कुछ पढ़ना भी था। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स थे, कॉन्सेप्ट्स तो 3-4 थे, अक्रॉस द चैप्टर्स भी थे। एसिड बेसिस से वो HF, HCl, HBr, HI का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, फिर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ की बात चल रही थी, तो काफी कुछ खिचड़ी पकाई थी, ठीक बात है। लॉन्ग था, लंबा तो था, और आराम से गलत आंसर आ सकते थे, खूब कंफ्यूजिंग था, मजे से आ सकते थे। लेकिन अगेन थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ रखी है तो इतना एक्सट्रीम भी नहीं था। 2 2 4 2 6 2 8, 8 में से 10 टफनेस लेवल इतना देंगे इसका। बहुत टफ था, नॉट रियली, लेकिन ऐसा लड्डू भी नहीं था, है ना। तो थोड़ा टफ साइड पर ही माना जाएगा इसे। अच्छा क्वेश्चन था। और ये अगर आप गौर करें, हमारा जो एक चैप्टर है AIR ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ये डायरेक्ट उससे ही हो जाएगा। दैट्स इट। IDJE 2025 केमिस्ट्री पेपर 1 सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत कर रहे हैं। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, dichromate ions in aqueous acidic medium are reduced to Cr3+. Dichromate ions in acidic medium are reduced to Cr3+. खुशी भी जानकर। The current in ampere that flows through the cell for 48.25 minutes to produce 1 mole of Cr3+ is। अच्छी बात है। अब आप ये देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे,
n की वैल्यू कितनी है? 1 मोल Cr3+ के लिए मुझे 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो आई नीड 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज इक्वल टू 3 फैराडे चार्ज, राइट? और करंट चाहिए और टाइम दे रखा है. करंट इज I into T will give me charge in coulombs. तो करंट I into T, टाइम इज 48.25 minutes into 60, इतने सेकेंड्स हो गए. दिस इज 3 into 96500 coulombs. देख रहे हैं आप? ठीक है, तो करंट I आ जाएगा कितना? सॉल्व कर लीजिए. 3 into 96500 upon 48.25 into 60. How sweet. 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक जीरो गया यहाँ, 2 करिए इसे तो ये हो जाएगा 965. वाह, 100. गजब. तो 100 coulombs per second, which is 100 amperes. 100 amperes current has to flow. Straight, sweet and simple. This is a question from electrochemistry. एक बार फटाफट इसके एनालिसिस कर लें. क्वेश्चन नंबर 8 था ये, जी हाँ. और इस क्वेश्चन में कैसा था ये था न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन. ठीक, तो कुछ तो रैंकिंग 1 मानते हैं हम टफनेस लेवल में, बेस्ड ऑन डायरेक्ट थ्योरी ऑफ फॉर्मूला. सीधी थ्योरी थी, कोई ट्विस्ट टर्न्स कुछ नहीं, सीधी थ्योरी थी, आसान था. बेस्ड ऑन मल्टीपल कॉन्सेप्ट इन सेम चैप्टर ना, रिडक्शन किया, मतलब कोई बहुत महान काम नहीं था. आई एम वेरी सॉरी. लेंथ ऑफ स्टेटमेंट्स शॉर्ट ही थे, तब इससे छोटे और क्या होते. फिजिकल केमिस्ट्री तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल था, है ना. चलो, है ना. फिर क्या था, कोई मिसलीडिंग ऑप्शन था? कुछ भी मिसलीडिंग नहीं था. सस्ता सुंदर और टिकाऊ, कैलकुलेशन बहुत प्यारे थे, तो बहुत मजे से जाने वाले थे. 2 out of 10 ये है टफनेस रैंकिंग, अर्थात अति लल्लू प्रश्न था ये. किसका? फिजिकल केमिस्ट्री से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का. अब ये क्वेश्चन नंबर 9 ज्यादा दिलचस्प है. कैसे? आप देखिए, इस बार आयनिक के बाहर है. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ ions in 1 millimolar aqueous solution of weak monobasic acid having dissociation constant 4 into 10⁻11 is so much. तो मेरे पास एक एसिड है Ha जो डिसोसिएट करता है H+ A-. और मत भूलिएगा साथ में पानी भी है, और पानी भी डिसोसिएट करता है H+ OH-. दोनों के अल्फा नेग्लिजिबल हैं. अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आ जाएगा कितना? √KaC0 प्लस KW. √KaC0 KW. और वो कितना हो जाएगा? Ka दे रखा है 4 into 10⁻11 और C0 है 10⁻3 और KW है 10⁻14. गजब. तो 4 ये हो गया और 5 यहां आ गया, तो ये हो जाएगा √5 into 10⁻7 मोलर. अच्छा, और ये कितना है? वो बोला है x into 10⁻7 मोलर. तो ये आ गया x is equal to √5 और √5 है 2.236. ये आ गई वैल्यू x की. 9th क्वेश्चन को अगर आप देखें, दिलचस्प है. कैसा था? न्यूमेरिकल आंसर टाइप. हाँ, तो कुछ टफनेस लेवल तो यहाँ है ही सही. बेस्ड ऑन डायरेक्ट थ्योरी नहीं, ट्विस्ट था इसमें. पानी का डिसोसिएशन कंसिडर करना था, जो कई बार बच्चे खा जाते हैं. मल्टीपल कॉन्सेप्ट सेम चैप्टर पर ही था. हाँ, अच्छा ही कहा जाएगा. क्वेश्चन लेंथ ऑफ स्टेटमेंट्स, थोड़ी बहुत तो लेंथ थी ही, कोई बहुत शॉर्ट तो नहीं था. ठीक है. और ऑप्शंस लीडिंग टू ऑप्शंस तो नहीं थे जिससे मिसलीडिंग हो, लेकिन हाँ, क्वेश्चन में चूंकि वो चुपके से पानी का डिसोसिएशन इंट्रोड्यूस कर दिया था, वैल्यू भी ऐसी थी 4 into 10⁻11, ताकि इंटू C0 √KC0 करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाएगा. तो उससे वो जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक दी हुई थी, ताकि बढ़िया 2 into 10⁻7 की वैल्यू निकालकर बच्चे गलत सलत कर दे इसे. तो चालाकी और षड्यंत्र क्वेश्चन का हिस्सा थे. तो बिल्कुल हाँ, अच्छी बात यह है कि बहुत घिनौनी कैलकुलेशन नहीं थी, पर फिर भी अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा. 8 out of 10 किसका? आयनिक इक्विलिब्रियम का हमारे इस पेपर में.
ये बहुत ही दिलचस्प एप्लीकेशन या क्वेश्चन किसमें पानी का डिसोसिएशन भी कंसिडर करते हैं, वीक एसिड का डिसोसिएशन कंसिडर करके H+ निकालते समय। ये हमारा तो खैर स्टैंडर्ड क्लास का इलस्ट्रेशन है और हमने सीधे अंडर रूट KaC0 प्लस KW यूज कर लिया था एज इट इज क्लास का इलस्ट्रेशन जे में आया हुआ है। Gaseous state is back with the bang and we are talking about van der Waals equation this time. What does it say? It says molar volume of a van der Waals gas can be calculated, okay, by expressing the van der Waals equation as cubic equation with Vm as variable. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जानती हैं हम ये। The ratio in moles per liter of coefficient of Vm square to coefficient of Vm. एक बार van der Waals लिख लेते हैं आगे पढ़ने के पहले। van der Waals क्या थी? P plus A upon V bar या Vm square V bar minus B is equal to RT. ये क्या है? ये है महान van der Waals महाराज की इक्वेशन। अच्छी बात है। और उन्होंने कहा कि इसको खोल खाल के क्यूबिक के रूप में लिख लो, लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? P Vm square plus A Vm minus B is equal to Vm square RT। ठीक है, तो Vm क्यूब का कोएफिशिएंट इज P, तो दिया है द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ Vm स्क्वायर। अच्छा, तो क्यूब की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। Vm स्क्वायर कहाँ आएगा? Vm स्क्वायर ये एक बार लिख ही लेते हैं ढंग से। दिस इज P Vm स्क्वायर, सॉरी Vm क्यूब माइनस BP Vm स्क्वायर माइनस या प्लस AVM माइनस AB, इधर लेते हैं Vm स्क्वायर को तो RT और हो जाएगा ऐसे। तो कोएफिशिएंट ऑफ Vm स्क्वायर कितना है? वो है BP प्लस RT टू द कोएफिशिएंट ऑफ Vm। ये कोएफिशिएंट ऑफ Vm कितना है? A। तो ये रेशियो है जिसकी चर्चा हो रही थी, ये रेशियो है। हैविंग van der Waals कांस्टेंट A बराबर 6, A की वैल्यू दे रखी है 6 लीटर एटमॉस्फेयर, नहीं लीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर पर मोल स्क्वायर। ठीक है, एंड B इज 0.06 liter at 300 Kelvin and 300 atmosphere into 300 atmosphere। ठीक है, ये तो BP हो गया। अब थोड़ी जगह यहाँ क्रिएट, पुराना हटा के क्रिएट कर ले, इसी में सॉल्व करना है हमें। तो ये BP सस्ता सब्स्टिट्यूशन है पर थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी, प्लस RT। R लीटर एटमॉस्फेयर में आ रहा है तो R इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर इज हाउ मच? 300 केल्विन। ठीक है, ये आ गया। B इज 0.06 लीटर पर मोल। हाँ ठीक है, यूनिट्स में ये ऐसा आ जाएगा। इसे सॉल्व करना है। लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल, यहां लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल कट जाएंगे, क्या बचेगा? मोल पर लीटर बचेगा, मोल पर लीटर। तो दिस इज 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। डोंट फॉरगेट, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर, तो उसे डरना मत। तो 6 3 जा 18, ये हो गया 18 प्लस रक्षा कर प्रभु, ये कितना है? इनफैक्ट इतनी भी मेहनत क्यों कर रहा हूं मैं? दिस प्लस 0821 into 300 by 6, 50 63। ठीक है, तो 50 से मल्टीप्लाई करो से 0.5 और 5 10 40 41
तो 4.105 प्लस 3 ये हुआ 7.105। ये लो कर लो बात। अच्छा ये R.082 ही दे रखा है, मैंने 1 मुफ्त में ले लिया तो कोई बात नहीं, मुफ्त को छोड़ देते हैं, ऐसा आ जाएगा। आप खुश हैं? हाँ बहुत खुश हैं। 7.1 इज दिस द आंसर? यस। तो जो रेशियो कैलकुलेट करने को बोला है उसका उत्तर है 7.1। थोड़ा कैलकुलेशन था, टफ नहीं था। आइए एक बार क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, कैसा टफनेस लेवल है, टफनेस इंडेक्स निकालें। था तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप ही, ठीक है। फिर डायरेक्ट फॉर्मूला था, स्मॉल ट्विस्ट था, बहुत ड्रास्टिक नहीं, ट्विस्ट था, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दी थी, ठीक है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे बेस था नहीं, एक ही चैप्टर पे बेस था, पर फिर भी काम तो करना ही पड़ा। लेंदी तो था थोड़ा सा, इतना छोटा नहीं था, ठीक है। कोई मिसलीडिंग ऑप्शन थे, मिसलीडिंग तो क्या थे, हाँ फिर भी थोड़ा मतलब ऐसा, तो 1 2 3 4 5 6 6 on 10 अगर हम कहेंगे टफनेस इंडेक्स है, वो भी 6 इसलिए कि थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा, अदरवाइज तो सीधी सीधी वॉन्डरवॉल्स में सब्स्टिट्यूशन का मामला था, दिमाग का खर्चा बहुत कम था, मैकेनिकल कैलकुलेशंस अवश्य थे। Considering ideal gas behavior, the expansion work done in kilojoules when 144 grams of water is electrolyzed completely under constant pressure at 300 Kelvin is dash. Wonderfully, this is a combination of two ideas. First idea is you electrolyze water, you produce H2 plus half would, not very difficult, but nonetheless it's an idea. And secondly, it's largely a question of thermodynamics, work done on the system कितना होगा वो निकालना है। एक्सपेंशन वर्क है, पीवी वर्क है, जब नई नई गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं तो एक्सपैंड करेंगी, एटमॉस्फेयर को पुश करेंगी और उसके अगेंस्ट वर्क करेंगी। कैसे, आइए देखते हैं। नाउ 144 ग्राम of H2O, 144 upon 18 मोल पानी है, which is 8 मोल। तो 8 मोल पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करी है, और जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बाबू तो क्या होगा, वो है 2H2O gives you 2H2 plus O2। तो 2 मोल पानी से बनती है 3 मोल गैस, 2 मोल पानी से टोटल बनती है 3 मोल गैस, तो 8 मोल पानी से बनेगी कितनी गैस, देखिए 12 मोल बने गैसेस के, तो डेल्टा इन गैस इज 12। 12 मोल गैसेस के बढ़ गए हैं इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। फिर बोला है वर्क डन, एक्सपेंशन वर्क W, वैसे ये वर्क डन केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, हाँ जी। तो एक्सपेंशन वर्क डन W इज माइनस P एक्सटर्नल, V फाइनल माइनस V इनिशियल, PV इज V इनिशियल इज नेग्लिजिबल, PV इज nRT, तो दिस इज माइनस डेल्टा इन गैस RT which is 12 mole into R is 8.3 joules पर मोल केल्विन दे रखा है यहाँ, इनटू टेम्परेचर कितना है बाबू, 300 केल्विन। वाह ये अच्छा किया, 300 केल्विन दे दिया, ये तो घिनौना कैलकुलेशन 298 का, ठीक है। जय हो जय हो जय हो। कितना आ जाएगा, 830 इंटू 3, 3 3 से 9, 8 3 से 24, 830 इंटू 3, 2490 इंटू 12 जूल्स, इतने किलो जूल कर लो। 12 9 सा 108, 12 4 सा 48 प्लस 10 58, 12 2 सा 4 24 और 5 12 2 सा 24 और 5 29, तो ये आ रहा है 29.88 किलो जूल्स। माइनस साइन तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वैसे एक्सपेंशन वर्क बोला है तो एक्सपेंशन बोल ही दिया है, तो आप मान सकते हो माइनस खपा लिया उसमें जैसे भी वो चाहे, है ना। तो मुद्दे की बात ये है कि दिस इज 24.99 किलोजूल्स। क्वेश्चन नंबर 11 की एनालिसिस देखें एक बार, किस तरह का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल आंसर था, तो उस सेंस में कुछ तो दम था ही सही। डायरेक्ट थ्योरी फॉर्मूला था नहीं, थोड़ी ट्विस्ट थी, तो मेहनत कराई है, ऐसा नहीं है नहीं कराई है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, जी हाँ बिल्कुल।
और लेंथ ऑफ कैलकुलेशन मॉडरेट, कैलकुलेशंस थे ज़्यादा ना कम, और कोई ऑप्शंस थी जो मिसलीड करें, कोई ऐसी मिसलीडिंग ऑप्शन नहीं थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट सीधा सच्चा सुंदर और टिकाऊ। तो 6 आउट ऑफ 10 ये है टफनेस इंडेक्स। तो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था, ठीक है, ना अच्छा ना बुरा, थोड़ा सा डिसेंट बस। Question 12 says the monomer X involved in the synthesis of nylon 66 gives a positive carbolamine test. अब नायलॉन 66 में कौन से दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं? एक तो है एडिपिक एसिड, पर वो एडिपिक एसिड कार्बोलामीन टेस्ट तो देगा नहीं, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और दूसरा है हेक्सेन 1,6 डायमीन, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन डायमीन, हेक्सामिथिलीन डायमीन भी बोलते हैं लोग इसे कॉमन नेम में। तो ये कार्बोलामीन टेस्ट देगा। कार्बोलामीन टेस्ट कौन देता है? कार्बोलामीन टेस्ट देते हैं प्राइमरी अमीन्स। तो क्या ये दे देगा? हाँ बिल्कुल। तो मोनोमर एक्स, जो दो संभावनाएं थी, या तो ये या एडिपिक एसिड, कार्बोलामीन टेस्ट के बेसिस पे हमने इसको हटा दिया, हमारे पास बचता है एडिपिक एसिड। If 10 moles of X are analyzed using Dumas method, 10 moles of X are analyzed using Dumas method, the amount of nitrogen, अब नाइट्रोजन के तो ये सब निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली N2 बन जाएगी। 1 मोल मोनोमर X में 2 मोल नाइट्रोजन एटम है, और उनसे अल्टीमेटली 1 मोल N2 गैस बनेगी। तो जितने मोल हैं हेक्सामिथिलीन डायमीन के, उतने ही मोल N2 के बनेंगे। 10 मोल थे मोनोमर के, तो 10 मोल बन जाएंगे किसके? नाइट्रोजन गैस के। अच्छी बात है। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस इन ग्राम्स, 10 मोल नाइट्रोजन है, और मोलर मास कितना है बेचारी नाइट्रोजन का? 28 ग्राम्स पर मोल। तो 10 into 28 280 ग्राम्स नाइट्रोजन गैस के निकलेंगे यदि आप ये हरकत करते हैं। तो एक बार टफनेस एनालिसिस कर ले, आइए देखते हैं कैसा था। प्यारा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, नहीं ट्विस्ट तो थी। आपको पॉलीमर्स का कंसेप्ट होना चाहिए था। उसके बाद कई चैप्टर्स मिक्स करे थे। एक तो पॉलीमर से नायलॉन 66 ले आए, उसके मोनोमर की चर्चा वहां से होगी। फिर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीओसी में से कार्बोलामीन टेस्ट उठा लिया, हाँ जी। फिर मोल भी लगा लिया, हाँ जी। उधर ड्यूमास मेथड भी ले लिया, हाँ। तो खिचड़ी तो पकाई है ठीक ठाक, है ना। मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स थे कई अलग अलग चैप्टर्स के, जी हाँ। कैलकुलेशन था, ज्यादा नहीं था। लेंथ वैसे तो मॉडरेट ही थी, लेकिन हाँ क्वेश्चन मतलब एक बार बच्चों में थोड़ी घबराहट पैदा करने के लिए तो काफी था। तो 1 या 2 अगर आपने पॉलीमर पढ़ा है तो बस तब बहुत मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट जो डेटा आपके पास है तो बहुत मुश्किल नहीं है। अदरवाइज 1 क्या इसको 2 ही कहा जाएगा रदर, है ना। 2 2 4 2 6 2 8 8 on 10 रेट करेंगे, क्योंकि कई सारे अलग अलग चैप्टर्स के डेटा इन्वॉल्व थे। कहीं भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा ये वाला। Now this brings us to question number 13. It says the reaction sequence given below is carried out with 16 moles of X. अच्छी बात है। The yield of major product in each step is given below, the product in parenthesis. ठीक है, परसेंटेज yield भी दे रखी है। The amount in grams of S produced is अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 जो भी है, लंबी सीक्वेंस है, बहुत सारा काम करना है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वी गिवन दिस कंपाउंड सोडियम इन ड्राई ईथर। अब सोडियम इन ड्राई ईथर से होगा क्या? अगर आप देखें तो एक तो हिस्सा इसमें है इसका, कौन है ये ईथर नहीं है, ये एसिटल है। और जो एसिटल है ये एसिड से बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाती है, पर बेसिस के प्रति बिल्कुल इसका कोई रुझान नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होता। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए वुड्स फिटिंग रिएक्शन, कपलिंग हो जाएगी यहां पर, और आपको सबसे पहले तो मिलेगा ये 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट पे होगा। फिर जब आप एसिड डाल देंगे, प्रोटेक्शन ऑफ अल्डिहाइड से कीटोन्स में एक स्टेप आता है कि जब इथिलीन ग्लाइकोल डाल के हम उन्हें इस तरह के एसिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब एसिड डालेंगे
तो वापस ये हिस्सा है कौन सा, इथिलीन ग्लाइकॉल वाला, ये वापस निकल जाएगा और मुझे दोबारा से एल्डिहाइड मिल जाएगा ऐसे। तो मेरे पास एल्डिहाइड है प्लस 2 टाइम्स इथिलीन ग्लाइकॉल बाहर निकल गया, उसकी तो शायद कोई चर्चा नहीं है, पर ये पक्का करने के लिए अगर एक बार जोड़ लें, शायद ये P है, एक बार चेक करते हैं। मोलर मास दे रखा है 210, अगर 210 दे रखा है, बेंजीन रिंग होता है 78, उसमें से 2 सब्स्टिट्यूएंट तो 76, 76 2 ज़ा 152, 152 तो ये हो गया, और 2 ये CHO ग्रुप है, CHO 12 प्लस 16 28 प्लस 9 29, 29 2 ज़ा 30 होता तो 60, 58 जोड़ो 210, अरे वाह बैठ गया है ना। तो आप कह सकते हैं P की तो व्यवस्था हो गई बाबू, ये P है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि इसी में NaOH डाल के हमने हीट कर दिया, द लवली कैनिज़ारो। अगर आप इसमें NaOH डाल के हीट कर देंगे तो आपको मिलेगा, एक साइड से ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे साइड से रिड्यूस हो जाएगा, इस तरह से। फिर आपने एसिड डाल दिया तो यहां पे OH बन जाएगा, फाइन, ठीक। तो पहले तो NaOH डाल के हीट किया, ठीक है, फिर आपने एसिड वैसिड डाला तो COO माइनस से बन गया CH2OH, इससे बना Q, आखिर Q। फिर Q को कहा है सोडा लाइम से हीट किया है, अगर Q को आप सोडा लाइम से हीट करेंगे, ये वाला, तो बनेगा इससे R, सोडा लाइम से क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, ये है R। परसेंटेज यील्ड्स की चर्चा है, तो पहली बात तो 16 मोल थे X के, हाँ जी इसके, और 2 मोल से बनता है 1 मोल P, तो इसके मैक्सिमम अगर 100% यील्ड है तो 16 का आधा 8 मोल इसके बन जाएंगे, और अगर 8 मोल इसके बन चुके हैं, फिर इसके बाद क्या होगा, 50% यील्ड है Q की, तो 8 के 8 नहीं 4 मोल बनेंगे इसके, अच्छी बात है। फिर बोला है कि 50% यील्ड है किसकी, R की, अगर 50% यील्ड है R की तो 4 के भी 2 मोल, लो कर लो बात, तो R के खाली 2 मोल्स हैं आपके पास। फिर PBr3 से ट्रीट किया आपने, जब आप इसमें PBr3 डालेंगे ईथर में, बड़ा सरल है, अल्कोहल विल बी सिंपली एंड हैप्पीली कन्वर्टेड टू अल्काइल हैलाइड, तो ये S बन गया, और 50% है तो 1 ही मोल बना इसका, ठीक है। ये क्या बन गया, R के बाद, अच्छा R के बाद सीधे T बन गया, S नहीं है, क्षमा चाहता हूं, T बन गया, ठीक है। T में R डाला और NaH डाला तो S बना है, अब R R R, ठीक है, ये है R भाई साहब, और जब इनमें आपने सोडियम हाइड्राइड भी डाला और T मिलाया, अब आप देखिए ये R इज वेरी इजी टू मिस, बहुत मजे से गायब हो सकता है, छूट सकता है, पर अगर आप इसे ले लें तो आपके पास सबसे पहले जो अल्कोहल है, एक मिनट अगले पेज पर आ जाते हैं, यहां जगह है हमारे पास, इसको गौर कीजिए, ये R था, NaH डाल देंगे तो और बहुत कुछ तो होगा नहीं, हाइड्राइड आयन शक्तिशाली बेस है तो वो H प्लस नोच लेगा और आपके पास मिल जाएगा O माइनस, यहां पे R के साथ NaH डाला है और फिर उसमें T मिलाया है। T क्या है, T था बाबू Br, RO माइनस और RBr, क्लासिक इथरिफिकेशन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस टाइप, तो क्या मिल जाएगा, तब आपको मिल जाएगा, यहां जो Br था यहां लग गया O,
और वहां है ओ भी, क्षमा चाहता हूं CH2 भी है यहां पे, ये था CH2 और यहां लग गया O, CH2 से Br हटा और यहां लग गया O, और फिर O के बाद फिर से CH2 है। ओ गजब। अब इसमें एक चीज देखिए, आपके पास यहां मोल 2 थे R के, और R का भी 50% T बना था तो 1 मोल बना था, ठीक है, और T का भी 50% S बना है। अच्छा, इसमें R को दोबारा लिया है, तो जिस R को दोबारा लिया मैं मान रहा हूं कि वो जो है वो ठीक है, वो यहाँ पर वो शामिल नहीं था, वो कुछ अलग ही है, क्योंकि वो 50% R तो पूरा का पूरा यूज हो गया। तो ये नया R कहाँ से आया? ये कहीं बाहर से आया है, अदरवाइज तो फिर इस R को यूज करने लग जाएंगे तो और स्यापा हो जाएगा, ठीक है। 1 मोल ये T था, इससे हमारा 50% यील्ड से बना है, तो कायदे में इसको हाफ मोल मिलना चाहिए। इसमें ऑफ कोर्स मैंने मान लिया है कि ये जो R हमने दोबारा यूज किया है ये कहीं और से मुझे प्राप्त हो गया है, या इधर मतलब अदरवाइज इस वाले R से अपन ने एडजस्टमेंट नहीं बिठाया है, नहीं तो और दिक्कत आती, ठीक है। फिर बोला क्या है, द अमाउंट ऑफ S प्रोड्यूस्ड इज, जय हो, तो आधा मोल S निकाला है। कौन सा बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार लिया? हाँ मार तो लिया, अब इसका वजन भी निकालना पड़ेगा, जय हो। ये कितना है बाबू? C6H5 77, ये कितना है? C6H4 76, ऐसे दो दो हैं, इंटू 2 तो हो ही जाएगा। फिर ये कितना है? CH2 यहाँ पर है, CH2 हुआ 14, और ये सब इंटू 2 है, तो 76 प्लस 4 80 90, 90 प्लस 77 दैट इज 167, 167 इंटू 2 दैट इज 334, और प्लस 16 की ऑक्सीजन हो गई तो 350 हो जाएगा। अच्छा, तो दिस इज 350 ग्राम्स पर मोल, और इन भाई साहब का आधा मोल लिया है। अगर आधा मोल लिया है तो इसका मतलब 175 ग्राम्स ऑफ S इज प्रोड्यूस्ड। वैसे इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा कैच है, एक गड़बड़ी भी है। गड़बड़ी मतलब इसको एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और उससे कुछ अलग आंसर आएगा। कैसे, आइए बताते हैं आपको। आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें है कि आपके पास कुछ कंपाउंड था, उससे आपने P बनाया, बढ़िया है। 16 मोल का 8 मोल P बना, ठीक है, खुशी हुई। फिर 4 मोल Q बना, बहुत खुशी हुई, और 2 मोल R बना, तो पागल ही हो गए खुशी से। यहाँ तक तो पुराना सब सेम है। तमाशा उसके बाद शुरू होता है, और उसको समझाने के लिए मैं एक बार थोड़ी सी जगह कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या होता है। होगा ये कि R, अगर आप गौर करें, अभी तक तो हमने मान लिया है कि R जितना आया, कितना आया, 2 मोल्स R के आए थे, वो सारे के सारे हमने आगे भेज दिए 50% यील्ड में, ठीक है ना। लेकिन अगर आप गौर करें तो एक गड़बड़ है, कुछ R को यहां यूज किया है, तो R 2 जगह यूज में आ रहा है, अक्कड़ और बक्कड़, 2 जगह है। तो आप सारे के सारे R को अगर आपने यहीं यूज कर लिया तो फिर यहां कैसे काम आएगा? ये तो गड़बड़ बात है। हाँ जी, तो फिर आपको कायदे में ये करना चाहिए इस थॉट प्रोसेस के साथ कि आप कहें कि बाबू देखो, मेरे पास 2 मोल R बना, हाँ जी, अब उस 2 में से मैंने X मोल्स यहां के लिए बचा के रख लिए, X मोल्स रख लिए बचा के यहां के लिए। पिछली बार जब सॉल्व किया था तो हमने ये R को कल्पना से मंगा लिया था, हमने यहां से नहीं लिया था। लेकिन अगर हमने 2 मोल में से X मोल R के बचा लिए तो यहां पर जो रिएक्शन कर रहे हैं वो है 2 माइनस X मोल। तो मैं R के जो 2 मोल्स बने हैं उनके 2 हिस्से कर रहा हूं। एक X मोल्स मैंने R को एज इट इज रख लिया, और 2 माइनस X मोल्स जो R है उससे मैंने यूज किया T बनाने के लिए, और उसकी 50% यील्ड है। अगर 50% यील्ड है तो उससे 1 माइनस X बाय 2 मोल्स बने किसके? T के। और अब उस T में फिर से R का यूज हुआ है, उस T में फिर से R का यूज हुआ है,
तो मैं अब फिर से यहाँ पे R के x मोल्स लेकर आऊंगा। ये R कहाँ से आएगा? पिछली बार तो मैंने कहा कि इमेजिनेशन से आ जाएगा और 175 आंसर निकाल लिया, और मोस्ट प्रोबेबली जय शायद वही आंसर थे शायद। लेकिन यहां से ये R जो है इसी क्वेश्चन का ही हिस्सा है, तो R कायदे में तो यहीं से आना चाहिए, और अगर R कायदे में यहीं से आना चाहिए तो x मोल्स R के फिर यहां आ जाएंगे। अब यहां शायद की बात मैंने क्यों करी, IIT ने ऐसी सोच क्यों नहीं रखी, ऐसा मुझे क्यों लगा? ऐसा मुझे इसलिए लगा क्योंकि यहां पर अब एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आ रहा है कि ये x है कितना, क्योंकि R प्लस T से मुझे बनाना है S। हाँ जी, अब x का कोई हिसाब किताब नहीं है, 50% यील्ड है, तो वैसे तो हम इसका कोई हिसाब किताब कर नहीं सकते, या गाड़ी अटक जाएगी यहाँ। और या हम एक खूबसूरत एजम्पशन मान लें कि मैक्सिमम कितना एस बन सकता था जब बढ़िया सबसे अच्छी एफिशिएंसी होती। सबसे अच्छी एफिशिएंसी कब होती? प्लीज नोट, आर और टी 1:1 मोल रेशियो में चाहिए। तो ये जितना उपस्थित है, ये अगर 1:1 मोल रेशियो में हो तो मैक्सिमम क्वांटिटी एस की मिलेगी। और 1:1 मोल रेशियो कब होगा? जब 1 - x/2 = x। सॉल्व करिए, x आ जाएगा 2/3, तो x now comes out to be 2/3। तो अगर t होता 2/3 मोल और R भी मैंने 2/3 मोल बचा के रखा हुआ होता, वाह वाह क्या बात है, तो S मैक्सिमम मुझे मिल सकता था कितना? 2/3 मोल। अगर 100% यील्ड होती, और यील्ड है 50%, और यील्ड है 50%, तो मुझे कितना मिल जाएगा? तो मुझे मिल जाएगा 1/3 मोल किसका? S का। वल्लाह, अगर 1/3 मोल मिल जाएगा किसका? S का। और S का मोलर मास तो सब निकाल चुके हैं हम, वो मेहनत करी हुई है हमने। S का मोलर मास कितना था? 350। तो 350 का 1/3, 350/3, विच इज 1, और 3 1 3, 20, 3 8 16। उस परिस्थिति में 118.67 ग्राम्स ही आते किसके? S के, जो हमें प्राप्त होंगे 175 ग्राम नहीं। क्यों? क्योंकि R को, ये जो सेकंड स्टेप में R मैंने यूज किया है, इसको भी मैंने फर्स्ट स्टेप से ही लिया है। अब मैंने ये क्यों कहा कि शायद IIT ये आंसर न दे? इसलिए क्योंकि मुझे एक अजम्पशन लेना पड़ा था कि S की मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो रही है। ऑल्दो ये ज्यादा खूबसूरत क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ S पूछा होता तब तो यही षड्यंत्र किया होता इन्होंने। शायद इन्होंने भी ख्याल नहीं किया, उन्होंने R ऊपर से एक्स्ट्रा मान लिया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 175 उत्तर IIT दे सकती है, लेकिन एक ज्यादा खूबसूरत इंटरप्रिटेशन भी इस क्वेश्चन की हो सकती है, और वो ये है, और उसका आंसर अलग आएगा 118.67। और ये रायता मैंने नहीं फैलाया है, कि स्वयं आदरणीय JEE एडवांस का किया हुआ कर्म है। जय हो। JEE जिस तरह के क्वेश्चंस के लिए जाना जाता है, उनमें से एक, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मैकेनिज्म्स पे नहीं है, सिंपली जो जैसे हमने जो नया चैप्टर बनाया है AIR ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे करेंगे तो ही बहुत मजे से हो जाएगा। SCQ MCQ न्यूमेरिकल कैसा था? ये न्यूमेरिकल टाइप था, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स थे। अगर टफनेस लेवल देखेंगे तो आई वुड रादर से दिस इज 9 out of 10। इट्स वेरी इजी टू गो रॉन्ग इन दिस। n नंबर ऑफ ट्रैप्स, कदम कदम पर धोखे हैं यहाँ पर, और बहुत आसानी से गलत कर देना। अच्छा क्वेश्चन था, खतरनाक था, डिजर्व्स 9 out of 10 ऑन टफनेस इंडेक्स। मतलब हम कोई एग्जामिनर्स की मंशा या एफिशिएंसी रेट नहीं कर रहे, हम तो टफनेस इंडेक्स रेट कर रहे हैं कि हाँ भाई इतना टफ हम कहेंगे कि ये था। अच्छा क्वेश्चन था। पेपर 1 का सेक्शन 4 देखिए, मैच द कॉलम्स में पहला क्वेश्चन क्वालिटेटिव एनालिसिस का है। द करेक्ट मैच फॉर ग्रुप रिएजेंट्स इन लिस्ट 1 फॉर precipitating the metal ion in list 2 from the solutions is। पहला है passing H2S in presence of NH4OH, ये है ग्रुप 4 के लक्षण। और अगर ये है ग्रुप 4 के लक्षण, तो ग्रुप 4 में कौन कौन था? याद कीजिए, ग्रुप 4 मैंगनीज, तो ये मैंगनीज से मैच कर रहा है क्वालिटेटिव के ग्रुप 4 कैटायंस में। अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH ग्रुप 5 का रिएजेंट है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम प्रेसिपिटेट करने के काम में आता है, तो ये ग्रुप 5 की बात हो रही है।
फिर NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl क्लासिकल ग्रुप 3 रिएजेंट है। हाँ जी, और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट करने के काम में आएगा यहां पे। और फिर पासिंग H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, बाबू ग्रुप 1 की बात हो रही है यहां पे। धत तेरे की, ये तो बहुत ही आसान है। हाँ, आप आधा भी करते तो ही हो जाता, बट फिर भी आइए देखते हैं। P4 नहीं, P3 है, P3 और P3, तो B और D तो वैसे ही निकल गए। फिर Q में क्या है, Q4, अरे वाह, और ये भी Q4 था, तो कोई मतलब ही नहीं है। चलो फिर ये तो काट दें, B और D तो गलत ही हैं। फिर C क्या है, R2 सही है, R1 नहीं, तो C भी गलत हो गया। तो ये आंसर आ चुका है। फिर भी S देख लीजिए, H2S1, हाँ, तो A इज द आंसर, वेरी मच A इज द आंसर। क्वालिटेटिव एनालिसिस, सिंपल, ब्यूटीफुल और डायरेक्ट। अगर आपने देखा है, वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब लोग ये पढ़ाते हैं, पर फिर भी लेक्चर से जिसने भी अगर क्वालिटेटिव पढ़ रखी है तो सीधा हिसाब है ये। आइए टफनेस इंडेक्स एनालिसिस करते हैं। कैसा था, है तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस वैसे ही टफ नहीं होते, क्योंकि तुक्के उक्के भी मार सकते हैं ना, ABCD चारों ना आए तो भी बैठ जाता है। डायरेक्ट थ्योरी पे बेस था, डायरेक्ट थ्योरी पे बेस था, आई एम सॉरी, है ना। मल्टीपल कॉन्सेप्ट, सेम चैप्टर के, एक चैप्टर के 3-4 ग्रुप तो थे ही सही, ऑफ कोर्स। फिर लेंथ कैसी थी, बहुत शॉर्ट तो नहीं, पर मॉडरेट ही था, बहुत लंबा तो नहीं था। कोई मिसलीडिंग ऑप्शंस थे, कुछ भी मिसलीडिंग नहीं था, लड्डू था। दिस इज टफनेस इंडेक्स। हमारा टफनेस इंडेक्स, इसका क्वेश्चन का मुश्किल से 2 आउट ऑफ 10 था, तो बहुत ही सरल और लड्डू क्वेश्चन था जो बस परोस दिया गया था। The major products obtained from the reactions of list 2 are the reactants for the reactions named in list 1. तो 2 से जो करे हैं उनके प्रोडक्ट्स 1 में रिएक्टेंट के काम आएंगे। मैच द एंट्रीज, ठीक है। स्टीफन्स रिडक्शन होता है नाइट्राइल्स के लिए। अगर साइनाइड्स या नाइट्राइल को ड्राई HCl और SnCl2 से रिड्यूस किया जाए फॉलोड बाय वाटर, तो वो एल्डिहाइड्स बना लेते हैं। इसमें रिएक्टेंट है साइनाइड या नाइट्राइल, ठीक है। तो हमें चाहिए यहां पर कोई नाइट्राइल या साइनाइड। देखते हैं सैंडमेयर रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से होता है। तो BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से शुरुआत करनी होगी। तो देखते हैं क्या किसी में BDC बन रहा है। फिर हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ये होता है अमाइड से, प्राइमरी अमाइड ये काम करता है। और कैनिजारो, महान कैनिजारो इज एल्डिहाइड्स विद नो अल्फा हाइड्रोजन। ये हम जानते हैं कि इन जनरल ऐसा कुछ हमें चाहिए कराने के लिए। अब देखिए दे रखा है टोल्यूइन क्रोमाइल क्लोराइड CS2 इटार्ड्स रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या बनेगा, टोल्यूइन का आप ऐसे ऑक्सीडेशन करेंगे तो इससे बेंजाल्डिहाइड बन जाता है। ये कहां आता है, अरोमेटिक कंपाउंड्स का रिएक्शन है। इनफैक्ट अगर हमें जो AIR पढ़ाया था, ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डायरेक्ट उसी का क्वेश्चन है। ये सारे उसी के हैं, इसमें कहीं मैकेनिज्म नहीं लग रहा, आप देखें, है ना, लगभग। तो एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन, तो SL कर लो बात, S मैच हो गया किससे, 1 से। S मैच हो गया 1 से, S1। तो बेटा 2 ऑप्शन तो यहीं खारिज हो गई, कौन सी, A और C। S1 सही है। तो R या कोई भी एक देख लेंगे तो हो जाएगा। और आइए देखते हैं सेकंड क्या है, बेंजोइक एसिड में PCl5 डाला। अब मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। बेंजोइक एसिड ओरली करना ज्यादा आसान है, पर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, क्वेश्चन और जल्दी हो जाएगा। PCl5 से क्लोरीनेशन हो जाएगा और ये बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। फिर अमोनिया डाल दिया आपने, इसमें आप अमोनिया डालेंगे, असाइल हैलाइड्स में अमोनिया डालेंगे तो अमाइड बन जाएगा। फिर P4O10 डाल दिया। P4O10 के साथ हीट करने पे क्या होगा, ये H2O निकाल लेगा, आपको बन जाएगा बेंजीन रिंग और यहाँ पे साइनाइड। ओ तेरी, साइनाइड बन गया। जी हाँ, स्टीफन को इसी का तो इंतजार था। जी हाँ, तो P मैच हो जाएगा 2 से।
P2 P2 अरे वाह, P5 गलत, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, 20 द आंसर। तो ये 2 3 4 5 नहीं देखेंगे क्या हम? जरूरत वैसे क्वेश्चन करने के लिए नहीं है, आपके आनंद और मनोरंजन के लिए मैं इसे जरूर कर सकता हूं ताकि आपका ज्ञान बढ़ जाए, है ना। तो नाइट्रोबेंजीन में आयरन और HCl डाला, पेज चेंज कर लेता हूं ताकि यहां गंदगी कम दिखे, है ना। एक मिनट, नाइट्रोबेंजीन में आयरन और HCl डाला तो नाइट्रो इज रिड्यूस्ड टू NH2, तो आपको सबसे पहले तो मिल जाएगी एनिलीन, फिर उसमें HCl और NaNO2 डाला तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। पानी तो कर ही सही, BDC बन गया, बस बस। फिर टॉल्यूइन क्लोरीन HNu, अब टॉल्यूइन में ये बड़ा रिस्की मामला है, क्लोरीन और HNu फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होना है तो यहां पर हो जाएगा 1 2 3, कितने होंगे, कितने भी हो सकते हैं, बाद में पानी डाला है तो हाइड्रोलिसिस भी बेंजाइलिक पोजीशन पर आराम से हो जाती है। फिर टॉलेंस रिएजेंट मांगा है, टॉलन का क्या रहस्य है, एल्डिहाइड का होता है। तो एक काम करो, आगे का क्वेश्चन देख के ही हम कदम बढ़ा रहे हैं, यहां पर इसको पहले तो Cl एसिड सब्स्टिट्यूशन करो, फिर हाइड्रोलिसिस कराई, थोड़ा बेस होता तो अच्छा रहता लेकिन CHO बन जाएगा, फिर टॉलन से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बन जाएगा COO-। ध्यान रखना, अकेले बेंजीन टॉल्यूइन में क्लोरीन HNu से कुछ ना निकलता, उसमें बेंजाइल अल्कोहल 1 भी बना सकते थे और 3 भी लगा सकते थे, ये तो आगे देखकर हिसाब लगाया है, तुक्का फिट किया है। फिर SO2Cl2 डाला, क्लोरिनेटिंग एजेंट है, क्या किया इसने बेंजोइल क्लोराइड बना दिया। फिर अमोनिया डाल दी, अमोनिया ने क्या किया, CONH2 बना दिया। अच्छा, ये तो अमाइड बन गया, प्राइमरी अमाइड। हाँ, ये तो वो हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन दे देगा, यस। अच्छा, ये था महान कैनिजारो पता नहीं, देखने की नौबत आती है, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एनिलीन। वैसे तो 4 ऑप्शन खप गई हैं, 5वीं यूजलेस ये, अब देख लेते हैं दे रखा है तो। अगेन दिस इज प्योरली फॉर एकेडमिक पर्पसेस, क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। एनिलीन में आपने एसिटिक एनहाइड्राइड डाला तो आपको बनेगा NHCOCH3, एसिटानिलाइड बन जाएगा ऐसे, क्यों, एसिटाइलेशन हो जाएगा ना उसका, इसलिए। ठीक है, फिर नाइट्रिक एसिड डाला, आप उसका नाइट्रेशन करा रहे हैं, अगर इसका नाइट्रेशन कराएंगे NHCOCH3 तो मेन प्रोडक्ट पैरा नाइट्रो बन जाएगी, थोड़ी बहुत मेटा भी बनती है, नेग्लिजिबल बनेगी और फिर बेस के साथ उबाल दीजिए तो यहां पर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और आपको मिल जाएगी पैरा नाइट्रो एनिलीन। अच्छी चीज है पर उसका यहां पे कोई लेन देना नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14 नहीं 15। कैसा था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, ट्विस्ट थी, हाँ ट्विस्टों से भरा हुआ था, एक ही चैप्टर था, अलग अलग चैप्टर थे, चैप्टर तो मिक्स कर दिए थे ऑर्गेनिक के बहुत सारे, लंबा था। क्या गलती हो सकती थी, मोर ये मैट्रिक्स रहेगी, इस तरह की जो मैच द कॉलम है इनमें बफर बहुत रहता है, अगर मान लीजिए आपको 2 रिएक्शन नहीं भी आए तो 2 के दम पे आंसर दे सकते हैं, 4 में से खाली 2 ही तो आने हैं आपको, तो उस दृष्टि से कोई बहुत पीड़ा नहीं थी, फिर भी कुछ तो काम कराया ही। थोड़ा लंबा अधिक था, टफ नहीं था, और पूरा का पूरा आप देखिए इसमें मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं था विशेष। यहाँ ये लार्जली किस पर आधारित था, ये मुख्यतः आधारित था AIR, ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमने स्पेशली अपने बच्चों की जिंदगी को सुखद बनाने के लिए चैप्टर बना रखा है ऑर्गेनिक में, पूरी तरह से उससे था। सेक्शन 4 का लास्ट क्वेश्चन बड़ा ग्लैमरस है, आइए देखते हैं। भयंकर बड़े बड़े कंपाउंड्स और शानदार लंबे चौड़े ऑप्शंस। आइए देखिए, पहला है ये कंपाउंड, बेंजीन रिंग में OH, फिनॉल है, अमीन लगा हुआ है, अमाइड है, एस्टर है। ठीक है,
रिएक्शन विथ फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट गिव्स येलो डाई। तो फिनाइल डाइजोनियम के साथ येलो डाई, ये टिपिकल प्रॉपर्टी किसकी है? ये एनिलीन या उसके सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी है। अगर बेंजीन रिंग में NH2 लगा होता है तो एनिलीन है, ये उसका सॉल्ट बनेगा, उसमें से भी H+ निकल जाता है तो एनिलीन बन जाती है। वो टिपिकली ये टेस्ट देता है। 1 कोई है ऐसा? ये तो नहीं है, ये तो और लंबा चौड़ा। ये देखिए, ये क्या है? ये है बाबू एनिलीन के भाई साहब हैं ये, प्लस HCl, एनिलीन का सॉल्ट है ये। और अगर फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट दे दे इसके साथ तो क्या येलो डाई बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। अच्छा, तो आर के साथ 1 मैच हो रहा है? जी हाँ, 1 मैच हो रहा है। अरे कैसे कैसे? वो डाई टेस्ट बड़ा मशहूर था ना, भूल गए आप? ये है बेंजीन डाइजोनियम कटायन, और आपके पास है मान लीजिए पीएच, या ऐसे बेंजीन है और है NH2। हाँ जी, तो क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है ही सही, हाँ जी, तो ये बकायदा ये टिंग टड़ंग टिंग टिंग टड़ंग टिंग टिंग, यहाँ से ये इधर जा सकता है, इधर आ सकता है ना। और डाई शाई जो भी बनता है, क्लासिकल जो डाई बनता है वो इस तरह से बना सकता है। तो यह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा N डबल बॉन्ड N, हाँ जी, और यहाँ पर बेंजीन रिंग और यहाँ NH2। फिनॉल होती तो लाल रंग का डाई मिलता, यहाँ बेंजीन या एनिलीन है तो आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ पीला डाई मिलेगा। मशहूर रिएक्शन है, क्लासिकल प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अरोमेटिक कंपाउंड्स का रिएक्शन, याद ही होना चाहिए कलर ऑफ कोर्स। तो ये 1 किसके साथ मैच हो रहा है? R के साथ, तो R1 R1 R1, तो A और B को तो काट दीजिए, यूजलेस है ये। आइए और देखते हैं सेकंड। Reaction with ninhydrin, I love ninhydrin, gives purple color and it also reacts with FeCl3 to give violet color. FeCl3 के साथ violet color कौन देता है? क्लासिक टेस्ट है फिनॉल्स का। कहीं फिनॉल है क्या यहाँ? ओ ओ ओ ओ ओ, कहीं ये ना फिनॉल बन जाए। है कहीं और भी है क्या? डिंग 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 डिंग, नहीं 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 नहीं, यहाँ तो कहीं और फिनॉल नहीं है। तो तुम्हें निनहाइड्रिन न भी आता हो तो भी वायलेट कलर विद फिनॉल से तो सीधे आंसर दे सकते थे। कौन सा? पी के साथ आंसर है 2। पी के साथ, आइए ऑप्शन देखते हैं। पी मैच हो रहा है 2 से, पी मैच हो रहा है 2 से, हो गई तेरी बल्ले बल्ले। तो आप देखिए, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, आंसर तो पी आ गया। आपको बहुत कुछ ना आता हो तब भी, फिर भी आपके लाभ और आनंद के लिए मैं एक बार पूरा ढंग से कर देता हूं। निनाइड्रिन का टेस्ट होता क्या है? अब क्या करेंगे करके? अरे ये तो रेफरेंस है ना, आगे आने वाले विद्यार्थियों के लिए ज्यादा काम का आता है, जब जो जो आगे देने वाले हैं 2025 के बाद, उनके आनंद के लिए इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। निनहाइड्रिन क्या होती है? ये थी निनहाइड्रिन। ये यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं। दिस इज निनहाइड्रिन। और निनहाइड्रिन का जो टेस्ट है वो क्या है? ये कहता है कि यदि आपके पास इसमें अमोनिया डाल दीजिए, या प्राइमरी अमीन डाल दीजिए, या सेकेंडरी अमीन डाल दीजिए, या अल्फा अमीनो एसिड डाल दीजिए, जो कि बहुत पॉपुलर है, उनमें भी NH2 ग्रुप होता है, तो ये आपको डीप ब्लू या पर्पल कलरेशन दे देते हैं। डीप ब्लू या पर्पल, हाँ जी, बड़ा क्लासिक टेस्ट होता है। निनहाइड्रिन वो NH2 ग्रुप को बड़े प्यार से नोच के निकाल लेती है और कई बार सामने वाले की इनके टुकड़े टुकड़े कर देती है अमीनो एसिड्स या अमीन्स वगैरह के। इस तरह का कंपाउंड बनता है। निनहाइड्रिन ही थी ना आपकी, ऑल्दो जरूरी नहीं है आपको याद रखना, लेकिन फिर भी बात हो ही रही है तो बस, जैसे मैंने कहा था, आनंद के लिए। ये डॉट नहीं है कुछ यहाँ पे ना, इसको कुछ मत मान लीजिएगा, रेडिकल नहीं है, कुछ नहीं है ये डीप ब्लू कंपाउंड इस तरह का बनता है।
एक्स्ट्रा बिंदी को हटा दूं मैं ताकि आप बाद में आंदोलित ना हो जाए। हाँ, ऐसे टिपिकली ये एन निकाल के बस यहाँ आ जाता है नाइट्रोजन का, बाकी सब कुछ काट कूट के फेंक दिया जाता है। अच्छा, मस्त है, बहुत इजी है, बड़ा क्लासिक टेस्ट है, बड़ा मशहूर है। रूहीमैन्स ब्लू भी कह देते हैं या यूरीमैन्स पर्पल बोल देते हैं इसे, कलर्स के भी नाम रख देते हैं फरंगी। तो खैर ये है निनहाइड्रिन टेस्ट। अगर अल्फा अमीनो एसिड प्रोलाइन या इस तरह का हुआ तो फिर ये पर्पल की बजाय येलो कलर आता है क्योंकि वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग रहता है वहां। अगर एस्परजिन हुआ तो फिर ब्राउन कलर आता है। ये दो छोटे छोटे एक्सेप्शनल वेरिएशंस हैं, अदरवाइज मोस्टली निनहाइड्रिन टेस्ट से डीप ब्लू या पर्पल कलर आता है, किसका, अमीनो एसिड्स का या अमीन्स का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो NH2 ग्रुप है ना, ये वाला, ये निनहाइड्रिन टेस्ट दे देगा, जवाब है हाँ, ये निनहाइड्रिन टेस्ट दे देगा। इसी में अगर आप देखिए फिफ्थ ऑप्शन, आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इट विल गिव निनहाइड्रिन टेस्ट एंड इट डज नॉट गिव पॉजिटिव थैलीन डाई टेस्ट। अब निनहाइड्रिन देगा हाइड्रोलिसिस के बाद। अच्छा, तो ये इसको अगर आप देखें, इसमें क्या है, अमाइड है, यहां अमाइड है, यहां एस्टर है। अगर इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें तो इसमें से अमोनिया निकल जाएगी। अमाइड में से पहले तो ये टुकड़े होगा, ये टूट के निकल जाएगा, CH3CO NH2 ऐसे बनेगा एसिटामाइड, है ना। फिर और हाइड्रोलिसिस करेंगे कंप्लीट तो CH3COO माइनस और यहाँ पे NH3 अलग निकल जाएगी। तो वो तो ऑफ कोर्स निनहाइड्रिन टेस्ट दे ही देगी, मना नहीं है। और पॉजिटिव थैलीन डाई टेस्ट, थैलीन डाई टेस्ट क्या होता है, बात कर ही रहे हैं तो इसी बहाने से उसकी बात कर लें। फिनोफ्थलीन याद है आपको? अगर फिनॉल है आपके पास और अगर आप उसमें थैलिक एनहाइड्राइड डाल दें और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अच्छा तो क्या होता है, तो आपको ये बड़ी खूबसूरत चीज मिलती है जिसका नाम है फिनोफ्थलीन। अच्छा ऐसा है, जी हाँ ऐसा है। और ऐसे ये फिनोफ्थलीन है, जी हाँ ये फिनोफ्थलीन है। इसमें जैसे आप बेस डालेंगे ये H+ निकल जाएगा, रिंग खुल जाएगा और इसका कलर पिंक हो जाएगा। अच्छा, एसिड डालेंगे ये वापस बन जाएगा और वो पिंक और कलरलेस, पिंक और कलरलेस होता है। तो ये तो फिनोल्फथलीन है। थैलीन डाई क्या होता है, फिनॉल की बजाय आप कोई भी फिनॉल डेरिवेटिव ले लीजिए, मिथाइल इथाइल कुछ लगाए, साइड में रिंग शिंग लगे, नैफ्थलीन उसमें वॉच लगाए, मतलब कोई एरोमेटिक अल्कोहल लीजिए, फिनॉल ले लीजिए ऐसा, उसको अगर थैलिक एनहाइड्राइड के साथ आप हीट करेंगे तो आपको मिल तो जाएगा इस तरह का कोई मिलता जुलता प्रोडक्ट, पर वो एग्जैक्टली फिनोफ्थलीन का कलर ही देगा ऐसा नहीं है, पर वो थैलीन डाई कहलाता है इन जनरल। और उसमें बेस और एसिड डालेंगे तो कलर बदलेगा, जी हाँ कलर बदलेगा, पूरा खानदान कलरफुल है। अच्छी बात है, तो ये थैलीन डाई टेस्ट है। हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, एक तो फिनॉल या उसके डेरिवेटिव्स का और दूसरा थैलिक एनहाइड्राइड का। तो यहाँ पे कहीं एनहाइड्राइड से चर्चा हो नहीं रही है, तो एक तरह से कहे फिनॉल नहीं है यहाँ पे, तो क्या क्यू में फिनॉल है, नहीं क्यू में कहीं फिनॉल नहीं है, तो क्यू के साथ 5 बैठ रहा है, बढ़िया बैठ रहा है क्यू के साथ 5, अच्छी बात है। देखिए हमने जो आंसर निकाला था क्यू के साथ 5, हाँ बैठ ही गया, अच्छी बात है। तो पी के साथ क्या था, पी, एक मिनट, पी के साथ बैठ रहा था 2, P2R1, P2R1 हमने सेट किया था, P2R1, यस P2R1, और Q5 कंसिस्टेंट बैठ रहा है, हाँ जी। आंसर तो हम निकाल चुके थे, बाकी तो खाली ज्ञानवर्धन की चर्चा थी, और कुछ बची है जान तो वो भी देख लेते हैं। रिएक्शन विद ग्लूकोज विल गिव करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजीन का डेरिवेटिव है, फिनाइल हाइड्रोजीन का डेरिवेटिव है, तो फिनाइल हाइड्रोजोन दे देगा, ग्लूकोज में वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसके साथ, बहुत ही क्लासिक टेस्ट है वो हाइड्रोजोन फॉर्मेशन का, वो हो जाएगा। तो एस के साथ 3 आ जाएगा। लसाइनेट टेस्ट कूड़ा, यहाँ पे कहीं पे सल्फर होता, सल्फर कार्बन नाइट्रोजन तो ब्लड रेड आता, कहीं है नहीं, तो लसाइनेट टेस्ट की यहाँ कोई कीमत नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर 16 हमारे मैट्रिक्स मैच या मल्टीपल
चॉइस की जो मैचिंग थी उसका। अच्छा क्वेश्चन है, ज्ञान की दृष्टि से अच्छा है, टफ एलिमिनेशन हो जाने के कारण नहीं, अदरवाइज अच्छा क्वेश्चन था, पर चूंकि दो ही ऑप्शन थे कि आंसर आ जाता है, उतना खतरनाक नहीं है जितना शायद हो जाता अगर पूरा फिक्स सब कुछ अपने को निकालना पड़ता तो। फिर भी क्वेश्चन तो अच्छा ही था। आइए एक बार इसका टफनेस इंडेक्स चेक करते हैं क्या था। है तो मैट्रिक्स मैच, ऑफ कोर्स ट्विस्ट ही ट्विस्ट थे, बिल्कुल गंदगी तो थी। आई विल रादर पुट इट एट 9 आउट ऑफ 10। टफ क्वेश्चन ही मानूंगा मैं इसे। किसको? क्वेश्चन नंबर 16 को। तो ओवरऑल अगर आप जे को देखें, इनऑर्गेनिक और फिजिकल इजी से मॉडरेट लेवल की ही थी। ऑर्गेनिक अच्छी अवश्य थी, पर इसमें से अधिकांश वही थी जो हम कराते हैं एआईआर या ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मोस्टली उसी पे बेस्ड थी। दैट्स ऑल द बेस्ट।